सर्वविराजपूर मौलवादी स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामे में। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार जो कूच बिहार की हिंसा थी उस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भड़कते हुए नजर आए हैं। हिंसा के लिए दीदी के भाषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें कि चौथे चरण में यानी कि बीते रोज कूच बिहार में मतदान के दौरान वहां पर 4 लोगों की मौत हुई थी, गोलीबारी चली थी और साथ में आरोप यह लगा था कि भीड़ ने सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश की थी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हिंसा के लिए अब दीदी के भाषण को जिम्मेदार बताया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान, और इस बयान के साथ ही आपको बता दें कि जो सियासत का दौर है वो तेज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी घटना के लिए चुनाव आयोग से उसको जिम्मेदार ठहराया था और साथ में बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा था। लेकिन इस्तीफे के साथ में अब गृह मंत्री का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने आ चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भाषण दिए गए थे वो जिम्मेदार हैं, ममता बनर्जी जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए और उन 4 लोगों की मौत के लिए जिनकी कल मौत हुई थी। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार हिंसा भी देखने को मिल रही है। अब जहां 5वें दौर के मतदान की तैयारी चल रही है, तो वहीं चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में हिंसा के मामले देखने को मिले थे। आलम यह है कि एक बूथ पर 4 लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में सियासत भी तेज हो चुकी है और इस घटना को लेकर टीएमसी और बीजेपी में लगातार जुबानी जंग जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से टीएमसी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के उकसावे की वजह से यह दुखद घटना हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के नादिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज शायद ही शांतिपुर के घर में कोई व्यक्ति रुका हो। आज पूरा शांतिपुर सड़कों पर था। बंगाल में 2 मई को कमल खिलने वाला है। कल एक बूथ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। लोगों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की। अपने बचाव में जवानों ने उनको गोली चलानी पड़ी। इससे पहले आनंद बर्मन की मौत हुई, उसका दुख दीदी को नहीं हुआ, लेकिन कूच बिहार में 4 लोगों की मौत पर तुरंत बयान दे दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की घटना को नरसंहार बताते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए जिले में नेताओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए रास्ता साफ करना चाहता है और सबूतों को मिटाना चाहता है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। I said genocide because I know Nondigram genocide happened. This is also genocide. When you fired, the upper side, and without giving any alert, any alarming, any red alert or anything, or you didn't try if there is anything. Nothing is there. It was peaceful, just booth queue. Number 2, they said there are some problems. What is the problem? Whether you tried to solve these problems? Nothing. There is nothing is there. Only peaceful, loving people. They are the Rajmistri.
They are the migrant workers. Sometimes they work here and there. And they are the poor people. And one is a pregnant lady, her husband died. Now 3 years old baby, her father died. They have not seen their father also. And now they have fired like this, just like a fire spray they used. Why the upper side is been affected like दोनों के बयान आपने सुने लगातार, क्योंकि सियासत तेज हो चुकी है और इसी को लेकर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। पीएस पांडे हमारे साथ टीएमसी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। साथ में हमारे साथ संजीव त्यागी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीएस पांडे जी, रुख में आपका करना चाहूंगा सीधा सवाल ये कि अमित शाह ने जिम्मेदार ठहराया है इस पूरी हिंसा के लिए दीदी को, क्या कहेंगे? मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए और नमस्कार आपको जी। ये तानाशाही वक्तव्य देना हमारे गृह मंत्री जी को जी, और ये बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर हो गया है जी कि एक देहात में कहावत है कि हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो टूटेंगे जी। तो ये जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में जीते हैं वहाँ के लोगों को छूर रहे हैं और जहाँ जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ हूरते हैं। तो ये उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। अब ये बताइए, उस घटनाक्रम को देखिए जिस घटनाक्रम पर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए दोषी है। एक लाइन में लगा हुआ आदमी के ऊपर पहले गोली चली है। वो लाइन में लगा हुआ जो आदमी वोट देने आया था, पहला आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, जो लाइन में लगा हुआ वोटर है उस पर गोली क्यों चलाई गई थी। उसके बाद जब भीड़ आई है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जब किसी के घर का आदमी मरेगा तो गांव है, गिराव है, वो तो अगल बगल के लोग आते हैं, वो जो है पूछते हैं कि कैसे मरा, क्यों मरा, क्या हो गया। तो वहां पर जो उत्पन्न स्थिति अब बिल्कुल बिल्कुल पीएस पांडे जी, आप ही के इस बयान पर मैं और आगे चर्चा भी करूंगा, लेकिन इस बीच हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असरता। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं
पांडे जी, रुख आप ही का करना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन साथ में एक अपडेट ये भी कि एसपी का बयान आया था सरमाज से, सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि वहां पर एक व्यक्ति बेहोश हो गया था, अफवाह फैली कि उसकी हत्या की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसके बाद ये पूरी जो घटना हुई थी। क्या कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी रखें। वही मैं पूछ रहा हूँ सर कि जो बेहोश व्यक्ति हो गया था वो मर कैसे गया? जी, वो व्यक्ति जो बेहोश हुआ था लाइन में, अगर हम मान लेते हैं, चलिए हमने आंखों देखी हाल नहीं देखी जी, लेकिन अगर वो व्यक्ति लाइन में बेहोश हो गया तो व्यक्ति मारा कैसे पाया गया, यह प्रश्न उठता है। उसके बाद जब लोगों ने घेरा है तो बिना किसी कारण के, बिना आसमान में हवा आगे, बगैर किसी के पैर में मारे, डायरेक्ट आप सीआईएसएफ को ऑर्डर है कि मार दे जान आप, ये हत्या की गई है और चुनाव आयोग पर इस पर केस होना चाहिए, ठीक है, तो कोर्ट में ले जाना चाहिए, और जो लोग इसके लिए कल्पित हैं वो जवाबदेह है इसके। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं त्यागी जी रुख आपका करना चाहूंगा, क्या जवाब आप पांडे जी की बातों का कहेंगे? सीधे तौर पर वो चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, और साथ में जो शख्स बेहोश हुआ आखिरकार उसकी हत्या कैसे हो गई, उसकी मौत कैसे होगी, वो बात भी वो कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं मोहित जी आपके चैनल के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो चुका है बंगाल में। जब इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है तो ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल में दंगे कराती आ रही हैं, जाने कितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या अब तक ममता बनर्जी करा चुकी हैं। ये हिसाब दे पाएंगे टीएस पांडे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बंगाल में? तो सर आम नागरिकों की हत्या कर देंगे क्या? बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है तो उसके बदले में यही बदल लेंगे क्या? सर ये भाजपा ने, ये तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने हत्या कराई है। ममता बनर्जी दंगा करा रही है, उसको बेहोश करा रही है, उन्होंने दंगा फैलवाया, दंगा फैलवाने के कारण ये सब हुआ है। ऐसा कहीं नहीं। सीआरपीएफ क्यों मारेगी किसी को? सीआरपीएफ का क्या लेना देना? क्यों मारेगी सीआरपीएफ? तो जान से मार देंगे। सीआरपीएफ ने नहीं मारा है, जान से मार देंगे सर। ममता बनर्जी मरवा रही है जी, ममता बनर्जी मरवा रही है सर इनको। ठीक है, पांडे जी जवाब दें, ममता बनर्जी मरवा रही है। पर मैं संजीव त्यागी जी को चैलेंज करता हूं कि 10 साल के शासन में हर एक मुख्यमंत्री के अंदर में उनकी वहां की राज्य पुलिस होती है। अगर ये हमको बता 2 इंस्टेंस बता दें कि वहां की पुलिस जो है 10 राउंड गोली चलाई होगी, ये बता दें और चैनल के माध्यम से बताएं कि कभी भी वहां की पुलिस। पांडे जी आपके यहाँ पुलिस नहीं मारती है, आपके यहाँ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मारते हैं। आपके यहाँ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो मारते हैं, पुलिस नहीं मारती आपके यहाँ। आपके यहाँ लाइसेंस तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को मिला हुआ है। आपके यहाँ ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को लाइसेंस दे रखा है, आदि मारने का, पुलिस को लाइसेंस नहीं दे रखा है। तृणमूल के गुंडे का नाम लेकर के आप वहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। सर जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। कल बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी जो चुनी हुई सांसद हैं, जानलेवा हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ जिस तरीके से की गई, आप कह रहे हैं ये जनता का काम है? पांडे जी, लॉकेट चटर्जी पर जो हमला हुआ कल, देखा आपने? तस्वीरें देखी आपने? लॉकेट चटर्जी इम्प्लांटेड वे में जैसे काम होता है उस तरीके से आप देखे होंगे। ये करे तो अच्छी बात, हम करे तो गंदी बात, हमारे वजह से बुरी बात। वहाँ पर उनको कोई परेशानी हो रही है, ये जानबूझ के वो घटनाक्रम बनाया गया उनके द्वारा, ये वहाँ कोई घटना नहीं है। चलिए, लॉकेट चटर्जी पे हमला होता है तो वहाँ कोई हमला नहीं होता है, अमित शाह पे हमला होता है वहाँ हमला नहीं होता है, जेपी नड्डा पे हमला होता है वहाँ हमला नहीं होता है, ममता बनर्जी के टांग टूट के तो वहाँ हमला होता है। पांडे जी आप अनर्गल बयानबाजी की राजनीति करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आप अपने 10 साल के कुछ ठीक है सर, लेकिन मेरे को एक और छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन लगातार जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लगे रहिए, लगातार देखते रहिए एएनबी न्यूज़। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है,
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, लगातार चर्चा जारी है। त्यागी जी, कमेंट आपका, लेकिन साथ में यह भी कि जिस तरह के हालात बने उसके लिए आप भाषण को जिम्मेदार बता रहे हैं, यह काम तो आपका भी है, जिम्मेदारी केंद्र सुरक्षा बलों की भी थी। सर, सीआरपीएफ चुनाव करा रही है और संवैधानिक संस्थाएं जो भी लगी हुई है, चुनाव आयोग जो भी लगा हुआ है, सब बड़ी संविधान के तहत चुनाव करा रहे हैं, नियम कानून के तहत चुनाव करा रहे हैं। कहीं सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का कहीं कोई दोष नहीं है। ये दोष लोकल की जनता का, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का है। ये लोग दंगा फैलाने का काम करते हैं, दंगा फैलाते हैं, माहौल खराब करते हैं, लोगों को मारते हैं और भी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। ये तृणमूल कांग्रेस की भी और विपक्ष की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, इन सभी लोगों का ये एजेंडा है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को घेरने का, सत्ता पक्ष को घेरने का। कि इनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं सिवाय अनर्गल बयानबाजी करने के, सिवाय दंगे फसाद करने के, इनके पास में कोई काम नहीं है। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है ये बताएं जनता को। लेकिन सर 10 साल के कामकाज तो गिन लेंगे, उसके लिए बहुत लंबा वक्त भी था, अब चुनाव है। लेकिन ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना, आपको नहीं लगता कि सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की भी थी जो वहां पर मौके पर मौजूद थे? किस तरीके से संयम से इस पूरे मामले को संभालना था। 4 लोगों की जान चली गई और सीधे तौर पर आप ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। सर, मैं बार बार कहूंगा, ममता बनर्जी इसकी दोषी है, ममता बनर्जी इसकी दोषी है और उनको तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्हें तो घर बैठ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, पांडे जी रुख मैं आपका करना चाहूंगा। जिस दिन मत अधिकार का इस्तेमाल करना था मतदाता को, लोकतंत्र का पर्व, उसी दिन हत्या हो जाती है, 4 लोगों की जान चली जाती है, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। अब सीधे तौर पर इस्तीफे की आपकी भी मांग हो रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं त्यागी जी। सर ये संजीव त्यागी जी रटाया 200-300 शब्द जानते हैं कि ये जमीन किसान है, बौखलाहट है और क्या क्या है, और बोलेंगे कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड शासन काल का 10 साल का। अरे संजीव जी, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो घर घर चला गया, नंबर 1। नंबर 2 कि सीआईएसएफ ममता बनर्जी के अंडर में नहीं आती थी, उनके अंडर में पुलिस आती है। 10 साल का शासनकाल, तो मैंने एक शब्द में कहा कि ये आप लोगों का कल्चर रहा है गुंडा पालने का, तो जाती रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखे दिन जैसी। आप लोग जो है उसी हिसाब से देखते हैं सबको, जहाँ जहाँ आपका शासन है वहाँ पर लोग पूरे जा रहे हैं। अरे पांडे जी, सत्ता आपकी रही, गुंडे हमने पाले हैं। बिल्कुल पांडे जी सही बात कह रहे हैं, आप करते गुंडे, सही बात कह रहे हैं। सत्ता आपकी 10 साल की रही, गुंडे कैसे पल गए इनके? सरकार आपकी थी, गुंडे हम पालते हैं। प्रदेशों का है, बाहर प्रदेशों का, कौन से प्रदेश का हाल है बताइए? उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करिए। बात टीएमसी के ऊपर लगे आरोपों की है, बंगाल की है, कुछ बिहार की है। सर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश जेल में है। मुख्तार अंसारी पंजाब से आना नहीं चाहता था, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, पांडे जी जेल में आया, बांदा की जेल में। पांडे जी एक बात ये लगातार ये बातें कही जा रही हैं
जो बयान सामने आ रहे थे ममता बनर्जी के द्वारा, चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर इस तरह के बयान दे रही थी या केंद्रीय सुरक्षा बल की जितनी भी टुकड़े वहां पर मौजूद थी उनको लेकर बयान दे रही थी, इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि वो सब लोग मोदी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, घेर लेना। आपको नहीं लगता कि ये उकसाने का काम किया था और ये उसका नतीजा ही है? सर, अगर आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं जी, तो उसके एक दिन पीछे की घटनाक्रम को आपको ध्यान में रखना होगा। जी बताएं। इस समय ये सीआईएसएफ को किसने ऑर्डर दिया था, किसके इशारे पर सीआईएसएफ के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां के घर घर में जाकर के जो जाना जाता था, जो जिनके घर पर झंडा लगा हुआ था टीएमसी का, उनके घर में जाकर के कि खबरदार कल वोट मत देना। उस पर उन्होंने कहा था कि जो वो कितने होंगे, 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, 6 जाएंगे। तुम लोग, तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं? ऐसे लोगों को घेरो। चुनाव आयोग जो है तुमसे सबूत मांगेगा, कह सक रही वो हमारे आदमी नहीं थे, वो प्रवर्ती कोई होंगे। तो उस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि ये सिद्ध कर सर, अपने देश के जवानों पर भरोसा नहीं रहा आपको? देश के जवानों पर, टीएमसी को भरोसा नहीं है? जो वहां पर उनके सुरक्षा बलों के रूप में वहां पर पहुंचे उन लोगों पर भरोसा नहीं है? ममता बनर्जी ने पहले भी कह दिया था कि इनके लोगों में पांडे जी भरोसा नहीं है, आप ये बता दीजिए बस। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके लोगों के पास सीआईएसएफ की वर्दियां हैं, नकली वर्दियां रखे हैं लोग। नहीं, अब आप देखिए घुमा रहे हैं नकली वर्दियां। चलो रख ली, मान लिया उस बात को। जो लोग बूथ पर सुरक्षा में तैनात थे उनकी वर्दियां आपको नकली नजर आ रही थी, उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की गई, वो नकली नजर आ रही थी, बंदूकें छीनने की कोशिश की गई। आपको याद नहीं है ममता बनर्जी जी का? जी, इतनी छोटी मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। ये बताइए, सीआईएसएफ के जवानों पर भी आरोप लगा रहे हैं जी कि वो नकली वर्दियां रखते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप सर, ये आपके लिए, आपके ऊपर लगा रहे हैं सर। वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग रखते हैं और लोगों को पास जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, संवैधानिक देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर आरोप लगाना है, ये लोकतंत्र की हत्या है। गुंडों का बचाव मत करिए। सर, आप गुंडों के बचाव की बात कर रहे हैं, वो तो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, हर कदम पर लोकतंत्र की हत्या की तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कदम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। पांडे जी, कांग्रेस के गुंडों ने कदम पर पांडे जी के लोकतंत्र की हत्या की है। ठीक है, त्यागी जी, ठीक है। इसका कल्चर ही वही रहा और हर एक प्रदेश। सर, कल्चर तो बना दिया ना, कल्चर तो बंगाल का ये बना दिया है ऐसा कि अब जहां कहीं भी किसी भी चरण में जाकर वहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर हिंसा देखने को मिल ही रही है। शुरुआत से ही, चौथे चरण में शुरू से ही जैसे वोटिंग शुरू हुई उसके बाद घटना देखने को मिलती है। आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं लोग, बीजेपी नेता के ऊपर गोली चलती है, सुतली बम वहां पर फोड़ा जाता है। इस तरह की घटनाएं सुबह से आने लगी। बीजेपी सांसद के ऊपर घेर कर हमला किया गया। आप कह रहे हैं ये प्लांटेड है? पांडे जी सर, ये जब भी चुनाव नहीं होता है, वो जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, वो प्रत्यारोप जो है साबित किए जाने चाहिए। अब ये जो है टीएमसी के लोग थे, ये एक भी बात तक साबित नहीं कर पाए हैं, केवल अनागल आरोप लगा रहे हैं और अपने गुंडों को बचा रहे हैं। सर, टीएमसी के लोग थे, कल तस्वीरें देखी, देश ने तस्वीरें देखी। लॉकेट चटर्जी बीजेपी सांसद, उन्होंने भी बताया और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से बूथ के अंदर जाकर एक महिला वहां पर खुद को अपने एक अधिकारी बताती है और कहती है कि कोरोना संक्रमण को लेकर उनकी ड्यूटी लगी है और वहां लोगों से बोल रही है कि टीएमसी को वोट दो, बीजेपी को वोट ना दो। ये तस्वीरें देखी है सर देश ने। सर, लॉकेट चटर्जी ने किस महिला को पकड़ा था? क्या पुलिस के हवाले, वहाँ सीआईएसएफ के हवाले उसको करना चाहिए था ना? तभी तो घेर लिया सर। लगाने से काम चलेगा? केवल आरोप लगाते हैं, तभी तो घेर लिया उनको, तभी तो जान से मारने की कोशिश की गई, तभी तो गाड़ी पर हमला किया गया, तभी तो पत्रकारों की पिटाई की गई। सर, ये सब सारी मनगढ़ंत चीजें ये लोग के द्वारा गढ़ी जाती है और उसको जो है बखूबी अंजाम दिया जाता है। पांडे जी, इनके पास में किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जो भी हुआ है अब तक वो देश के साथ में गलत हुआ है। इन लोगों को सीधे माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। संविधान चुने हुए सांसद पर हमला कराते हैं, चुने हुए सांसद पर हमला कराती है इनकी सरकार।
पांडे जी आरोप लगाते दूसरों पर माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे पांडे जी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है तब से पश्चिम बंगाल में गुंडाराजी स्थापित हो गया है। दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, जब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में गुंडाराजी स्थापित हो गया है, तब से गुंडे स्थापित हो गए हैं, गुंडों का प्रदेश बन गया पश्चिम बंगाल। पांडे जी आप दूसरे प्रदेशों का देखिए जहाँ पर आप पांडे जी माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। शर्म आनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। एक बीजेपी सांसद पर हमला होता है, एक सांसद पर होता है, एक चुने हुए सांसद पर हमला होता है और घंटे पर बाद ये खबर सामने आ जाती है कि इस तरीके से हथियार छीनने की कोशिश की गई। माफी मांगेंगे पांडे जी? मानेंगे इस बात को कि मुख्यमंत्री के बयान के चलते उकसावे में लोग आए, इसके लिए माफी मांगेंगे? त्यागी जी का सीधा सवाल। त्यागी जी क्या पूछ रहे हैं? माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं त्यागी जी, लोकतंत्र की हत्या के लिए। नेता को देश से, पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो कल हुआ ये लोकतंत्र में ये घटना अमानवीय घटना है, इसके लिए माफी मांगनी होगी आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। पीएस पांडे जी आप ही के पास आऊंगा इसी का जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। जो स्थिति है उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में सख्ती बढ़ाने के संदेश दिए थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं और उसकी जानकारी दे रहे हैं। टीम 11 के साथ कई दौर के बाद पहले ही बैठक हो चुकी है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मथुरा की हम बात करें तो हाल ही में वहां पर यह ऐलान किया गया है कि वहां पर अब नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी इसको लेकर जानकारी देंगे। लेकिन साथ में आपको बता दें कि बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, साथ में राज्यपाल भी वहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तमाम वो लोग जो उनकी टीम में शामिल हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजभवन में बैठक चल रही है और यह सर्वदलीय बैठक है और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं।
राज्यपाल खुद वहां पर मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि कोविड-19 को लेकर जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए ये सभी दलों की जो बैठक हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सभी आपस में बैठ के चर्चा करके कोशिश करें समाधान की कि किस तरीके से फैसला लिया जाए। लेकिन ये आज की जो ये बैठक है, इससे अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कई और शहरों में लगाया जा सकता है, नाइट लॉकडाउन कहें या नाइट कर्फ्यू कहें, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है लगातार गंभीर तरीके से वहां पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और बीते रोज वहां पर मुख्यमंत्री वहां के जो है उन्होंने खुद बैठक की और सर्वदलीय बैठक हुई थी। उद्धव ठाकरे ने यह भी उन्होंने बात कही कि अगर जल्द ही हालात काबू में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर सीधे तौर पर कोई स्थिति साफ नहीं की, लेकिन उनके दो मंत्री सीधे तौर पर यह कहते नजर आए कि जल्द ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो वहीं दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे और बेडों की कमी होती रही तो मजबूरन हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ सभी की नजरें हैं। वो आज राजभवन में बैठक कर रहे हैं, सभी दलों के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ की जो टीम के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कई कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और साथ में कोशिश ये की जा रही है, कई ऐसे अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव वो भी वहां पर मौजूद हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी स्थिति से जो निपटा जा सकता है। सभी दलों के जो नेता हैं आपस में चर्चा करके इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। राजभवन की सीधी तस्वीरें आपको बताएं कि वहां पर आप राज्यपाल को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, साथ में स्वास्थ्य सचिव वहां पर मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और कई मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और साथ में विपक्ष के नेता भी वहां पर नजर आ रहे हैं। साथ में कोशिश यही है सभी लोग आपस में बातचीत करके किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता दें कि तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कोविड-19 को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, आज हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपकी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो आपको बताएं उत्तर प्रदेश के राजभवन की थी, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और साथ में आज कोरोना वायरस को लेकर बड़ी बैठक वहां चल रही है। लेकिन रुक करते हैं फिर से चर्चा का। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार बंगाल की जो सियासत है वो बदलती नजर आ रही है। पीएस पांडे जी, सवाल आपके ऊपर था और यह था कि माफी मांगनी चाहिए आपको, टीएमसी को, ममता बनर्जी को, क्या आप कहेंगे लोकतंत्र की हत्या के लिए? सर ये बदकुशन से कोई फायदा है? ये हम कहेंगे कि नहीं अमित शाह रिजाइन कर दें, ये कह दें कि ममता बनर्जी रिजाइन कर देंगे, क्या हमारे और इनके कहने से ममता बनर्जी रिजाइन कर देंगे कि हमारे कहने से अमित शाह कर देंगे? ये देखना होगा कि जो 4 लोग मारे गए हैं, जो 4 लोग मारे गए हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक, ये बंगाल में रहने वाले नागरिक हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं। इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर भी आप कह रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं करेंगे। और कितने लोगों को मारना होनी चाहिए, और कितने लोगों को मारेंगे? अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है, कितने लोगों को मारना चाहते हैं बताइए ना? अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है, कितने लोगों की हत्या कराएंगे? अभी आप कितने लोगों की हत्या कराएंगे ममता दीदी बताइए? 4 चरण के चुनाव बाकी है, कितने चरण में, 4 चरण में कितनी हत्या कराएंगे तृणमूल कांग्रेस? इसका जवाब दें। ऐसा है कि हत्या कराने का कल्चर आपका हमेशा रहा है, दंगा फसाद कराने का रहा है, ये इतिहास भूगोल सिर्फ आप ही का है। आप शायद किताब नहीं पढ़ते, न्यूज पढ़िए, किताब पढ़िए, न्यूज पढ़िए। आप देखिए पिछले 10 सालों में बंगाल में कितनी हत्याएं आप लोगों ने कराई है, बंगाल में कितनी हत्याएं आप लोगों ने कराई है, उसका एक बार चेक करिए। एक बार पिछले इतिहास पे जाइए, इतिहास पे जाइए, इतिहास पे जाइए, ये देखिए कि आपने कितनी हत्याएं कराई हैं। ये दलील वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा, तो ये दलील केवल चुनाव रास्ते में देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आपका कल्चर हर एक प्रदेशों के लिए रहा है। ये आप शुरू से जिसकी जैसी भावना रहती है ना, काम वो वैसे ही करता है। सर, कौन से राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान 4 लोगों की हत्या की गई है? कौन से राज्य ने की है? जब से चुनाव की बागडोर शुरू हुई है तब से आप कितने लोग की हत्या करा चुके हैं? आप खुद ही बता दीजिए।
अरे आपको चैलेंज है कि आप हमारे 10 साल का जो पश्चिम बंगाल का, तो आपकी गुलामी हम कर दें। आप हमको बता दीजिए कि ममता बनर्जी के शासन काल में 4 बार, 2 बार, 1 बार कहीं भी पुलिस ने किसी का जो है गोलीकांड हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, आपकी दीदी लेंगी, कौन लेगा? ठीक है पांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी गोली चलाने की आपने पुलिस को नहीं दे रखी है, आपने अपने पाले हुए गुंडों को दे रखी है। 100 से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी जान जा चुकी है। अमित शाह ने भी आज ये कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत तो सिर्फ चुनाव के दौरान हो चुकी है, जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। के लोग जो गुंडे पालने का काम करते हैं, इनको दूसरे लोग भी ये समझ में आते हैं कि वो भी जो है ऐसे ही गुंडा पालता होगा। अरे गुंडे का नाम तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रदेश में गुंडे बताइए, किस प्रदेश में गुंडे पाले हुए हैं, नाम तो बताइए उन गुंडों का, नाम तो बताइए उन गुंडों के। आप अपना इतिहास देखो भैया, अरे आप अपना इतिहास देखिए, आप अपना इतिहास देखिए, आप अपना इतिहास पहले तो देख लो। और हम तो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि 10 साल में हमारे यहाँ दिखा दो आप। पांडे जी वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं, आपने तो सीधे तौर पर पुलिस की बजाय अपने गुंडों को ये जो इजाजत दे रखी है गोली चलाने की, यही नौबत है, यही हालात इसीलिए इस तरह के बन रहे हैं कि मतदान वाले दिन इस तरह की स्थिति बन जाती है। और सवाल इसलिए भी उठता है सर आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जो बयान सामने आए थे उसका सीधे तौर पर जो लोगों ने क्या मतलब समझा, आप क्या समझाना चाहते थे वो नहीं जानती जनता, लेकिन सीधे तौर पर लोगों को यही लगा कि आप सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रहे हैं। देश को यह लगा सर, लोगों को लगा कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग के बाद अब सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठा रही है। आपने प्रश्न पूछ लिया ना जी, जवाब सुन लीजिए जी, सुनाइए। इससे पूछिए कि अगर ये टीएमसी के गुंडे बता रहे हैं तो एक भी टीएमसी के गुंडे को क्या पकड़ के सामने लाए? जी ठीक है, कैसे आप वहाँ के नागरिक को गुंडा बता रहे हैं? ठीक है, त्यागी जी से मैं ले लेता हूँ जवाब। जी सुनिए मोहित जी, जी जेपी नड्डा जी का अभी चंद दिनों पहले रोड शो था। बिल्कुल, तो उस रोड शो में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर सामने थे। तो वो मतलब उसको सामने लाने की जरूरत पड़ी थी, उनकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ था, पूरे देश ने देखा। कब नहीं देखा इस देश ने? तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने जब हत्या करी, देश के गुंडों ने कब नहीं देखा? नेशनल मीडिया ने दिखाया उसको टीवी पर, राष्ट्रीय अखबारों ने दिखाया है उनको। ठीक, पांडे जी शर्म करिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक बार फिर देश के सामने आपको माफी मांगनी होगी। आपको लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसमें आपको माफी मांगनी होगी और आप कहिए कि हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती दोबारा ना हो। इस तरीके के आपके नेता को बयान देना होगा, तब तक देश आपको माफ नहीं करेगा, पश्चिम बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक, जवाब लेते हैं पांडे जी। पांडे जी क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? ठीक है, पांडे जी को हमारी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन त्यागी जी एक बात समझने की हम कोशिश करें, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, अभी 5वें चरण की स्थिति बनने वाली है, लगातार यही बात कही गई चुनाव आयोग के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कि शांति रहेगी, किसी तरह से हालात खराब नहीं होंगे। अब हालात इस तरह से खराब हो गए हैं कि बीजेपी सांसद के ऊपर अटैक होता है, 1 घंटे बाद 4 लोगों की जान चली जाती है। क्या वजह नजर आती है आपको? सर ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, इनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पश्चिम बंगाल के अंदर अभद्र तरह का व्यवहार बना रहे हैं। ये लोगों में भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक डरावनापन महसूस करा रहे हैं लोगों को। उससे लोगों में भगदड़ मचती है, भगदड़ में ये भगदड़ मचाने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रदेश में एक माहौल, भय का माहौल पैदा हो जाए। उस भय का माहौल पैदा होगा, दंगा फसाद होगा, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये अपना काम करेंगी। जब ये काम करेंगी तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ माहौल चल गया हो, सीआरपीएफ सीआईएसएफ की गोली चल गई होगी, तो घटना घट गई है। मैं ये नहीं कहता सीआईएसएफ ने गोली नहीं चलाई है, लेकिन इन्होंने भयावह स्थिति ऐसी पैदा करी, इन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया, उस माहौल बनने के कारण ऐसा हुआ। ममता बनर्जी पहले से ऐसा काम करती आ रही है, पिछले 10 सालों से उन्होंने यही काम किया है और आगे भी अगर वो सरकार में आएंगी तो आगे भी वो यही काम करेंगी। लेकिन सर हालात इतने बिगड़ गए, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर लगातार आतंकवादी होते हैं, इस तरह की स्थिति होती है, वहां पर भी जवानों से हथियार छीनने की कोई कोशिश नहीं करता। अपने देश में पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्र पर पहुंचकर भीड़ कोशिश करती है हथियार छीनने की। कितना गंभीर है
सर मैं यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने लोगों को इस तरीके से आजाद कर दिया, उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी गुंडागर्दी चलेगी, या किसी और की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, या किसी और का राज नहीं चलने वाला है। यहाँ सिर्फ मेरी गुंडागर्दी चलेगी, मेरे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चलेगी। लेकिन सिर्फ टीएमसी या सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती ना सर। इसकी बात तो केंद्र को भी देखना पड़ेगा ना कि आखिरकार हालात इतने बुरे कैसे हो गए। सर ये बताइए, जो पिछले 10 साल में लोगों को, मैंने बताया ना भी आपको, जो लोगों को ये मन में भयावह स्थिति उन्होंने पैदा की है, लोगों के मन में जो उन्होंने डर पैदा किया है, वो डर लोगों के मन से नहीं जा रहा है। लोगों को लग रहा है दोबारा ममता बनर्जी आएगी, अगर ममता बनर्जी सत्ता में आ गई तो तुम लोगों को जिंदा मरवा देगी। वो लोग ये जानते हैं, इसलिए वो लोग इस तरीके का माहौल पैदा बना रहे हैं, इसलिए वो ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। चलिए आखिरी कॉमेंट आपका, क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति फिलहाल बेहतर होगी या हालात और बिगड़ सकते हैं? नहीं, केंद्र सरकार ने, आदरणीय अमित शाह जी ने बागडोर संभाल ली है और स्थिति पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, पूरा सुधार किया जाएगा। और अब जो है वहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है 200 से ज्यादा सीटें आएंगी और पश्चिम बंगाल की जनता जो जिस भयावह स्थिति में है, इससे बाहर आने वाली है। और मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता से कि आने वाले 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और देश के अंदर खुशहाली और शांति का माहौल बनाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएस पांडे जी, मैं आपका आखिरी कमेंट लेना चाहता था लेकिन समय की कमी के चलते नहीं ले पाया। लेकिन लगातार स्थिति जो जिस तरीके से वहां पर बिगड़ रही है, सवाल यही कि आखिरकार इतनी हिम्मत किसी आमजन की कैसे हो सकती है कि सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश करे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सोनू सूद को बनाया गया है कोविड वैक्सीन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लॉकडाउन दौर में लोगों की मदद करने मैदान में उतरे थे अभिनेता सोनू सूद और उसके बाद से ही लोगों के जहन में उनका नाम लगातार बहुत ही अच्छे कामों के लिए आता रहा है। लेकिन अब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा
कोविड वैक्सीन कैंपेन के लिए। आपको बता दें कि लगातार वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी है और इसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, यही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की कोशिश है और इसके लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।